हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गोल 90+। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड का एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। एग्जाम जो है 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अब बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घबराए हुए हैं, क्योंकि उन तो डिपेंड थे कि भाई एग्जाम जो है वो इस बार नहीं होने वाला है, कोविड की वजह से छुट्टी हो जाएगी। और तो पता चला कि बीच में टाइम टेबल आया, बच्चों घबरा गए कि भाई सर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करें। और क्योंकि वो लापरवाह थे, कुछ बच्चे उसमें थे जो बहुत अच्छी तैयारी भी किए थे। उनको था कि हाँ, उन्होंने हमारी बात मानी थी कि हाँ सर एग्जाम तो होगा, हम लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। वो तैयारी अच्छे से किए थे और उनकी तैयारी अच्छी भी है। और उन्होंने बच्चों में से कुछ बच्चे बोले सर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आप बता दीजिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या है। तो थोड़ा सा इसको अगर एक बार आप शॉर्ट फॉर्म में एक बार बता देंगे सिलेबस, तो क्योंकि आप लोगों को सर एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो आप लोगों को पता है कि सर पेपर कैसे बनता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम होता है। सब तो इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन कुछ जो है क्वेश्चन जो ऐसे फिक्स होते हैं बोर्ड के कि हाँ ये क्वेश्चन तो इसमें डाला जाए, क्योंकि सब पेपर जो बनता है वो सभी बच्चों को देख के बनता है। जो सबसे लो लेवल के बच्चे हैं उनको भी देख के बनता है, मॉडरेट हैं उनको भी, तो हाई लेवल के बच्चे उनको भी देख के बनता है, ताकि सब लोग उसमें आ जाएं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो पेपर में रहते हैं, जो थोड़े कम वीक बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लें, ताकि क्योंकि बोर्ड को क्या है कि वो एक बार बच्चों को डराना नहीं चाहता कि आगे तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में बच्चा वैसे ही इधर उधर हो जाता है। तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा सिलेबस बता देते तो हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चीजें बता देते हैं कि बच्चा रिजल्ट क्या होगा। ये बात की बात है, सबसे पहले आप लोग अपना 100% दीजिए। जितने भी लोग सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं थोड़ा सा उस पर कम ध्यान दें। अब इस समय जो, क्योंकि समय है बहुत ही आपका वैल्यू वाला समय है, इस समय अगर आप अपने कैरियर पर ध्यान नहीं देते तो जीवन में कभी आप किसी भी काम के प्रति ध्यान नहीं देते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। आप पूरा साल तो मौजा हुआ है, लेकिन अब 1-2 महीने के है, तो अगर इस समय आप लोग सब कुछ छोड़ के अपने इस पे अगर अपने 100% नहीं देते तो जीवन में आपसे कोई भी उम्मीद करना बेकार है। तो बातें करेंगे कि आपको अपना 100% देना है, और बाकी जो चीजें हैं जो रिजल्ट है वो तो बात की बात है। और पूरा मेहनत करना है, पूरा मेहनत जो पूरा जान झोंक दो, जो रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन अपनी पूरी मन लगा के पूरा एकदम लग जाओ उस पर। और आप सभी को एग्जाम से पहले बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा करें, महादेव से हम दुआ करते हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आए, जितना आप सोचे ना उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आए। आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास हों, आपके माँ बाप खुशी से पागल हो जाए। भाई पागल हो जाए ये तो गलत हो जाएगा ना पागल क्यों नहीं करना है, मतलब खुशी से बहुत खुश हो जाए माँ बाप। और आप अपने गांव का, समाज का, चारों तरफ का नाम रोशन करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को लोगों के साथ। थोड़ा सा हम बात सिलेबस पे करें तो सिलेबस में आपको क्या, फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। सभी बच्चों को पता है कि फर्स्ट पार्ट से 35 मार्क्स के लगभग में स्कोर नंबर आता है, और 35 मार्क्स सेकंड पार्ट से आता है। फर्स्ट पार्ट में जनरली क्या पढ़ना है आपको, चार्ज के बारे में ही पढ़ना होता है, कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह बारे में पढ़ना होता है। तो चैप्टर वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले जो चैप्टर आता होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला ही टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ। क्या आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? जो सबसे पहला ही टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आप लोगों को अच्छे से पढ़ के, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कूलॉम्स लॉ क्या है, और इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप लोगों को सभी लोगों को देख लेना है कि भाई इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। न्यूमेरिकल क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है। उसमें कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इस पे थोड़ा सा अच्छे से आप लोग कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ को किसमें, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस पे थोड़ा सा आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सभी लोग एकदम तैयारी करके जाएंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन इन विच अ पॉजिटिव चार्ज आर फ्री टू मूव, जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव होने के लिए फ्री होता है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेना आप लोग कि यहाँ इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी। जैसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इन होती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस टू ईच अदर, इफ दे क्रॉस टू ईच अदर देन टू टेंजेंट ड्रॉ एट अ सिंगल पॉइंट, दिस इट मींस
टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट एट अ सिंगल पॉइंट दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये सारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर से पास नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इस पे सराउंडिंग पॉइंट चार्ज वेयर अंदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जैसे आपको पूछेगा कि भाई न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट है, तो आप कहोगे सर वेरी गुड इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। वोल्ट पर मीटर तो का पूछ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, कि आपको याद भी रखना है कि भाई वोल्ट पर मीटर किस यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया पहला कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ लेना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इस पे न्यूमेरिकल आपको ध्यान दे देना है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये तो आपको अच्छे से तैयार करके अगर तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ पे आपको करके जाना है। इसमें एमसीक्यूज वगैरह आपसे पूछेगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, तो आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट याद रखना है कि भाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है कि सर एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशंस क्या होता है, सभी लोग हम पढ़ाते हैं तो सब बताते ही रहते हैं। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इस पे क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको डिफिनेशन याद हो कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब जब दो इक्वल और बराबर के लेकिन अपोजिट चार्जेस किसी पॉइंट किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे जब सेपरेट होते थे, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है, भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है क्वेश्चन, और एमसीक्यू वगैरह पूछेगा या फिर छोटा छोटा क्वेश्चन जब उठता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन The two charges is called इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी, तो आप बताओगे सर वेक्टर क्वांटिटी, तो पूछेगा डायरेक्शन क्या होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यूनिट क्या होती है सर, कूलम इनटू मीटर, और डायमेंशन क्या होता है, तो एलटीए होता है। क्लियर बच्चा, एकदम माइंड में चल गया, वेरी गुड। ये छपने वाला क्वेश्चन है, आप एकदम ध्यान से पढ़ के जाना। जैसे आपसे कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, इस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल बनता है, छपता भी है, आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, एकदम कहीं से भी कोई गड़बड़ी करके नहीं जाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आप लोगों को पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बाद जब क्वेश्चन उठेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इसमें दो हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, तो एट एक्सियल लाइन पे, किसी मतलब दो डायपोल होंगे तो जब दो पोलवा जो होंगे ना वहां से सीधी लाइन खींचेंगे तो उसे हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जब दोनों चार्ज को मिलाते सीधी लाइन को हम एक्सटेंड कर देते, हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। अब डायपोल है तो उसका कहीं कहीं सेंटर होगा, और सेंटर से और एक्सियल लाइन से परपेंडिकुलर जब लाइन खींचो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो आपसे पूछा है कि एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ के जाना इसको अच्छे से। उसके बाद आपका आ जाता है कि टॉर्क, किसी डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को प्लेस करेंगे तो डायपोल पे क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है कि लाइन ऑफ फोर्स होती है, जो ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज से ऐसा लगता है निकल रही है और नेगेटिव पे जाके क्या होती है, खत्म होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है तो इसका मतलब क्या, इधर पॉजिटिव इधर क्या है, नेगेटिव। जब डायपोलों को बीच में हम रखोगे तो पॉजिटिव वाला इधर है तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा, और ये वाला क्या करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, घुमाव होगा। मतलब ये फोर्स लगा इसको क्या करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क इसके ऊपर एक्ट होगा। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको पूछेगा कि भाई टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, फॉर्मूला होता है कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। टॉर्क की जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसकी यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर होती है, और इसको हम अगर पूछेगा वेक्टर फॉर्म में कैसे, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू हो जाता है वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी डॉट P क्रॉस E हो जाता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग तो तैयार हैं पूरा तरीके से, हमें ऐसा उम्मीद है आपसे। इस पर न्यूमेरिकल भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देंगे। थीटा जो इसमें होता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट दोनों के बीच का जो क्या होता है, एंगल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर चलता है आपका, इसी का सेकंड पार्ट जो चलता है वो आता है गॉस थ्योरम। क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। आप लोग एकदम लिख के ले लें कि बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के 4 एप्लीकेशन पक्का में एक में फंसने वाला गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के 4 एप्लीकेशन में से एक डेरिवेशन आपको फिक्स है, आना ही आना है एकदम। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि अगर कोई गॉस थ्योरम की बात करेगा तो अगर किसी चार्ज को हम किसी
एरिया से क्या कर दे, इनक्लोज कर दे। मतलब एक बैलून के अंदर अगर बीचवा में इसे तो चार्ज प्लेस कर दे तो वहां से बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं जो पूरे बैलून के पूरे सरफेस से ही पास होंगी, कहीं और जाएंगी क्या, नहीं जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि भाई जो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है फ्लक्स, फ्लक्स हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, ये भी पढ़ के जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, इसका डायमेंशन बहुत अच्छे से पढ़ के, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के इसको जाना है। अब आप लोग हम जब बोल रहे हैं ना तो आपको चीजें माइंड में रिमाइंड करेगा कि हाँ, इसलिए हम ऐसा वीडियो बना दिया ताकि आप लोग एक बार देखें तो आपको पूरा सिलेबस एक बार रिमाइंड हो जाए। रिमाइंड होते से क्या होता है, चीजें माइंड में अपने आप क्लियर होती रहती है और इससे वजह से क्या होता है, आपको चीजें याद हो जाती हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा देखना, आप लोग कोई बार देख लेना और भी लोगों से शेयर कर देना ताकि सबका भला हो जाए तुम्हारे साथ, इसलिए शेयर जरूर कर देना। तो आप लोग सोचो कि अगर हम पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ एरिया, किसी एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इक्वल टू होता है आपका ई ए कॉस थीटा के बराबर। इसमें ज्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर होती है। क्या होती है, वोल्ट इंटू मीटर होती है। इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी इसकी यूनिट होती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, तो सर बोलेंगे सर इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में गॉस थ्योरम भी बात की कि जो जितने भी लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती है, मतलब नेट जो फ्लक्स होता है वो नेट चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है। कि जो टोटल फ्लक्स पास हुए हैं ना, वो मतलब कोई चार्ज है अगर हमने लिया है प्लस क्यू तो उससे जितने भी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हुई हैं, मतलब अगर बैलून से ढक देंगे तो पूरे एरिया से पास होंगी, तो जितने भी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हुई कि नो नेट चार्ज का 1/ε टाइम्स है। इसे हम क्या बोलेंगे, गॉस थ्योरम। इसके 4-5 एप्लीकेशन हो तो चारों पांचों आप लोग देखना। जैसे एक बोलेगा कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ का वायर, उसको पूरा हमने चार्ज से प्लेस कर दिया गया है, उससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी, तो आपको पता है कि लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, उस पर ग्राफ बना देना E और R के बीच में, तो कुछ ऐसा स्लोप ऐसे हल्का सा बन के जाता है। उसके बाद आएगा इनफाइनाइट एरिया का प्लेन शीट ले लिया गया है और उससे किसी डिस्टेंस पे आपको इस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसी में 3 कंडीशन में जाते हैं, टू पैरेलल शीट को ऐसे रख दिया गया है तब बीच में पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इधर साइड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कितना होगा। और से पूछेगा अगर कोई प्लेन शीट है, मान लो दीवार है, इसके ऊपर पूरा चार्ज भर दिया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो बोलना कि सब जगह बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा सब लोग। उसके बाद आपका कोई स्फीयर ले लेगा, बोलेगा कि अब स्फीयर 2 टाइप के होंगे, हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर को पूरा चार्ज से भर देगा और सरफेस पे चार्ज देके पूछेगा कि इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस पे कितना होगा, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होता है, अंदर 0 होता है, सरफेस पे आपको वैल्यू पता है कि सॉल्व कैसे करना है। तो E इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर के बराबर। ऊपर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। इसके बीच में ग्राफ पूछता है आपसे E और R के बीच में, तो आपको शुरुआत में जब तक आप सरफेस तक आ रहे हो तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है, कैसे फिर लाइन ऐसे फिर ऐसे स्लॉप बन जाता है, तुरंत मैक्सिमम हो जाती है और तुरंत उसके बाद क्या होता है, घटती चली जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड R की वैल्यू बढ़ती है तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है गॉस, उसके बाद आता है सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, तो उसके सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऑन द सरफेस, आउट ऑफ द सरफेस और इनसाइड द सरफेस अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है। तो देखो अगर हम सेंटर से उस स्फीयर के सेंटर से सरफेस पे आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है, मतलब E डायरेक्टली R, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनता है। उसके बाद जब वो हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाती है, सरफेस पे पहुंच जाती है, उसके बाद क्या होता है, जब उसके ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से घट जाती है। तो ऐसा ग्राफ बनता है, E इधर R, तो ग्राफ ऐसे फिर ऐसे बनता है। और अगर होलो स्फीयर की बात करेंगे तो ग्राफ कैसे बनता है, मान लो ये E है और ये क्या है, R है, ये E और ये R, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से यहां तक को जब R तक तो 0 रहता है, कोई फील्ड नहीं, फिर यहां पे ऐसे जाने से मैक्सिमम पहुंच जाता है, फिर ऐसे घट जाता है। एकदम माइंड में अपने सेट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे, उसके ऊपर हम चार्ज प्लेस करेंगे, उसके चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख लेंगे। तो ये गॉस थ्योरम के 4-5 एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। अब गॉस थ्योरम के बाद जो आता है, ये गॉस थ्योरम के बाद जो आता है वो आता है कैपेसिटेंस से, कि भाई कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा टर्म है कि जो चार्ज को होल्ड करता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करता है फॉर सम टाइम इंटरवल, उसके बाद वो वहां से रिलीज कर देता है। तो एक कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर को हम क्या बोल सकते हैं, छोटी सी एक सेल बोल सकते हैं कि भाई ये चार्ज को भी स्टोर करता है, ये भी स्टोर करता है, कुछ देर के लिए होल्ड करता है और स्टोर कर लेता है, काफी समय तक उसमें बना रहता है। तो ये काम करता है। कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी को बताता है, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q बाई V, इसकी यूनिट होती है फराड या FARAD, तो इसको कूलाम पर वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम पर वोल्ट, इसकी यूनिट फैराड भी बोलते हैं और कूलाम पर
वोल्ट भी बोलते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कैपेसिटर। अब यहाँ पे पूछेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। तो पैरेलल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसकी थियरी क्या है। तो 2 प्लेट आपको देख लेने हैं, क्योंकि एक हमारा प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो इसके ऊपर चार्ज हम होल्ड करते हैं तो इसके ऊपर अपने आप क्या होता है, यहाँ से कैपेसिटर एक चार्ज इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे भी चार्ज क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। इस प्रिंसिपल पे क्या करता है, कैपेसिटर वर्क करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछ सकता है आपसे। तो ये सब क्वेश्चन आपसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। तो ये आपको कैपेसिटर के टाइप्स नहीं देखना, आपको देखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले प्लेट के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर बीच में दोनों प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्लेस कर दिए हैं तो K एप्सिलॉन नॉट इनटू D के बराबर। इसके बाद जो आता है कि कैपेसिटर को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका होता है सीरीज और पैरेलल, और मिक्स भी होता है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि सीरीज पैरेलल कैसे होगा। तो सीरीज में जब होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर पैरेलल में जोड़ा गया है तो C इक्वल टू C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। पैरेलल के लिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 और सीरीज के लिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग करने के बाद तो कैपेसिटर वहां पे भी कनेक्शन भी होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो सीरीज और पैरेलल पे एक बार कैपेसिटर के क्वेश्चन कुछ देख लेना आप लोग। इस पे आ जाओगे पोटेंशियल पे आओगे, किस पे आ जाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाओगे। पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी चार्ज के, मान लो कोई चार्ज है उसका अपना क्या होता है, एक फील्ड होता है। अब जब किसी चार्ज का जब अपना खुद का एक फील्ड होता है तो जब उसके अंदर किसी चार्ज को हम ला के रखेंगे तो उसका विरोध करेगा, मतलब उस किसी और बाहरी को ला के वहां पे रखने में कुछ काम हम करना पड़ेगा कि नहीं। जब काम करना पड़ेगा तो कुछ वर्क डन लगेगा, उस चार्ज को उस जगह पे रखने के लिए, उस पोजीशन में रखने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब फील्ड के बाहर, उसके फील्ड के बाहर से उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाके रखने में जितना काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, तो पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलाम होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसका डायमेंशन देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के बाद आपके पास आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, तो P इक्वल टू होता है 1/4πε0 इनटू Q बाई R के बराबर। तो इस पे क्वेश्चन आप लोग बड़ी ध्यानपूर्वक आप लोग देखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनना है और यही सिलेबस आपका मेन है। यहां से आप लोग जरूर एक बार क्वेश्चन को जरूर इस पे जो पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल पे क्वेश्चन है, इसको जरूर एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, पोटेंशियल पे क्वेश्चन कैसे आता है, यही आपका सिलेबस है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा, जो चैप्टर आएगा, वो चैप्टर जो होता है वो हो जाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है, यहाँ पे जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसमें जो पिछला चैप्टर में जो था एक टर्म आता है जो कि आप लोग लिख लो, एक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जरूर देखना है। जैसे किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं, या फिर किसी कंडक्टर पे ऊपर, कंडक्टर मतलब चार्ज कंडक्टर के ऊपर, एक चार्ज कंडक्टर मतलब कोई चार्ज कंडक्टर मतलब उसके ऊपर पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चार्ज कंडक्टर बोले या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस बोले, तो अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो कितना काम करना पड़ेगा, तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एक टर्म आता है एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछेगा कि सीरीज में रेजिस्टर भी आ जाता है, कैपेसिटर भी आ जाता है, इन सब पे क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी बता रहे हैं सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पक्का पढ़ के इसको जाएंगे। आप लोगों का तो रहे कि अगर 70 नंबर का पेपर है तो आपको 60 से नीचे नहीं, अगर जितना हम बोले उतना आप पढ़ के चले गए तो। इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनेगा कि फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट उसमें बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा। फिर ओम्स लॉ बनता है, सबसे यहाँ पे ओम्स लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे, ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे तो पक्का क्वेश्चन आएगा कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। आज से I इक्वल टू NA VD से क्वेश्चन पक्का बनता है कि भाई I इक्वल टू NA VD वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला रिलैक्सेशन टाइम से इससे क्वेश्चन बनेगा। मीन फ्री पाथ डिफिनीशन भी पूछ सकता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरली आपसे प्रूफ करने के लिए पूछता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे हमको ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए बोलता है कि भाई ओम्स लॉ को प्रूफ करिए, कि ओम्स लॉ को प्रूफ करना मतलब V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये आप प्रूफ करिए। क्लियर बच्चा। यहाँ के बाद आपका जो टॉपिक आएगा, जो उसके बाद जो टॉपिक आपका आता है वो कैसे कंडक्टिविटी आ जाता है। कार्बन रेजिस्टर आप लोगों के सिलेबस से हट गया तो ज्यादा टेंशन इस पे नहीं लेना है। इसके बाद आपका आएगा कि सेल आ जाता है। सेल क्या होता है, तो सेल क्या करता है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको आप रीयूज में ना ले पाओ, एक बार काम खत्म तो फरिया गया, जैसे घड़ी का सेल, मोबाइल का सेल। मोबाइल में कौन सा सेल होता है तुम लोग या तो टेंशन। घड़ी का सेल हो जाता है, आपके रिमोट का सेल हो जाता है,
तो जो सेल होते हैं क्या होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, सॉरी प्राइमरी सेल होते हैं, एक बार इसके यूज करने के बाद इसको यूज में, सेकेंडरी सेल होते हैं जो फिर से यूज में करते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, बैटरी भी क्या एक सेल है, बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल को कंबाइन करके क्या बना दिया जाता है, एक बैटरी बना दिया जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आपके मिल जाएगा कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट फ्लो ऑफ चार्ज, हम ओम्स लॉ वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से उसको वेरीफाई किया, बार जरूर देख लीजिएगा ओम्स लॉ का क्या पूरा चीजें हैं। अब इसमें पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन एक और, उस पर ध्यान से पढ़ के जाना कि अगर रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पहला क्वेश्चन, ओम्स लॉ क्या है इस पे क्वेश्चन, और उसके बाद पूछेगा रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, इस पे पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा, एकदम लिख के ले लो आप लोग, आना ही आना है कि किसी वायर को स्ट्रेच की है, उसकी लेंथ इतनी बढ़ाई है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले अगर इतना था, इससे क्वेश्चन पक्का बनता है। आप लोग इस पे क्वेश्चन अगर हम नहीं भी समझ में आता तो एक बार हमारा पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई उस पे क्वेश्चन कैसे आता है। और उसके बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको इस पे तो एकदम पहला तो व्हीटस्टोन ब्रिज एकदम तैयार करके जाना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है एक बार हम उसको बता देते हैं कि जब चार रजिस्टर को लेके चारों को क्या करते हैं, एक मतलब एक तरह से हम बना सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब रेक्टेंगुलर शेप के चारों साइड में हम एक एक रजिस्टर को ऐसा जोड़ दें, और एक डायगोनल से हम किसी को जोड़ दें, गैल्वेमीटर को, और एक डायगोनल से हम किसको जोड़ दें, बैटरी, और एक की से। जब हम करंट फ्लो कराएं, जब मतलब की को ऑन करें, की को ऑन करने पर अगर गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा तो हम बोलते हैं कि जो ब्रिज है ना ये बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस है। और इस कंडीशन से ऐसे पता चलता है कि गैल्वेमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, इससे हमें मान लेते हैं गैल्वेमीटर का होना ना होना कोई काम नहीं करता है। इस कंडीशन से दो एडजेसेंट मतलब जो ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए साइड का जो रेजिस्टेंस है, अदर टू एडजेसेंट साइड का जो रेजिस्टेंस उनके रेशियो के क्या होता है, बराबर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें बैलेंस कंडीशन होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पक्का इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, एकदम आना ही आना है। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एकदम फिक्स पढ़ के जाना, कोई कहीं से कटेगा नहीं। इस पे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का बोर्ड में दिख जाएगा, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा यहां से, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भेज रहे हैं तो इस पे क्वेश्चन बनता है, जैसे F इक्वल टू QBB साइन थीटा वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कि F इक्वल टू QBB अगर किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस पे सराउंडिंग मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन और रिपल्सन, दिस फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टर भाई साहब आए तो बोले कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक के चारों तरफ ही नहीं होता, अगर किसी करंट कंडक्टर के भी चारों तरफ देखा जाए तो उसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। और यहीं से मैग्नेटिज्म से जब खोज हुई तो पूरा इनको एक्सपेरिमेंट के बाद बायो-सावर्ट लॉ आपको पढ़ लेना है आपको अच्छे से। अब इसमें 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन मिलेगा कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर किसी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे कितनी होती है। किसी क्वाइल मतलब समझ आगे भी बढ़ता है, सर्कुलर क्वाइल में अगर देखो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड में 2 टाइप है, स्ट्रेट और एक एंडलेस सोलेनॉइड। स्ट्रेट सोलेनॉइड मतलब जिसका एंड हो, मतलब स्ट्रेट सोलेनॉइड होता है। एंडलेस सोलेनॉइड में जिसको टॉरॉइड बोलते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे तो आपको पूछेगा जैसे स्ट्रेट वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे कितनी होगी। पहला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन बताने के लिए देखो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, जो किसी सर्कुलर वायर में सीधी वायर में करंट फ्लो कराने, जब करंट फ्लो करता है उसके ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसको बताते हैं कि काम करता है। मैक्सवेल का स्क्रू रूल भी है, वो भी ध्यान रखना कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का स्क्रू रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड, पक्का पढ़ के जाना। कौन सा इंड्यूस करंट के लिए है, कौन सा फोर्स को बताता है। जब आप इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ोगे इलेक्ट्रिक, एक बार इसको जरूर देख के जाना कि। और अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को फेंकते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन अगर वही मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रेस्ट में रखते कोई फोर्स नहीं लगता है। तो यहां पे आपसे पूछेगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेस कर देते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगता है, रुका रहेगा तो कोई फोर्स नहीं, जब तक वो मोशन में, जब मोशन में आता है तो क्या लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो जब फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, तो जैसे पूछेगा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसी चार्ज को फेंके हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के जब डायरेक्शन में किसी चार्ज को फेंकेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम करता है। परपेंडिकुलर भेजेंगे तो फोर्स लगेगा, उसी समय मैक्सिमम फोर्स लगते हैं। अच्छा अब उसको हम किसी एंगल पे फेंक देंगे तो भी उसके ऊपर फोर्स लगता है। 3 केस में फोर्स लगता है, 3 केस में एक केस में मतलब अगर किसी चार्ज को रेस्ट में रखें तो ही फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज को फेंकेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इनसे पूछेगा इसका पाथ कैसा होता है। एमसीक्यू के क्वेश्चन बता रहे हैं हम, जो बता रहे हैं एमसीक्यूज वाले हैं, और जो हम हिंट दे रहे हैं वो सब 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंट में मतलब वो चीज आप जरूर पढ़ लेना। अब
आपसे पूछेगा कि कैसा पाथ होता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसी चार्ज को फेंकेंगे तो कोई उसका जो पाथ होगा स्ट्रेट होगा, परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो उसका पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और जब हम उसको किसी एंगल फेंकेंगे तो कैसा पाथ करेगा, हेलिकल पाथ करेगा, जो हेलिक्स पाथ बोलते हैं। क्या पाथ बोलते हैं? हेलिक्स पाथ कवर करता है। यहां से क्वेश्चन आपको F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा से, फिर आपसे मोशनल ईएमएफ एक टर्म। अब सबसे पहले ईएमएफ जान लो, किसी चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पूरे सर्किट में घुमाने में जितना काम करना पड़ता है, पूरे सर्किट या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे इसको? ईएमएफ। या फिर किसी चार्ज को पूरे सर्किट किसको इंक्लूड करके, इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच को भी लेके, मतलब बीच में भी उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उनको लेके भी जितना रेजिस्टेंस वहां पर होता है, जितना ईएमएफ, जितना पोटेंशियल होता है, जितना काम करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ पूछेगा तो ईएमएफ का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें मोशनल ईएमएफ एक टर्म आएगा। मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है जब किसी कंडक्टर को, एल लेंथ का कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजते तो उसके ऊपर ईएमएफ काम करता है। यहाँ पे क्यू वी साइन थीटा आपको पता ही है, आईबीएल साइन थीटा काम करेगा, तो यहाँ से इस पे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा कि F इक्वल टू आईबीएल साइन थीटा पे। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई जिसको बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना, जनरेट इलेक्ट्रिक ड्यू टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फैराडे लॉ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैराडे लॉ आपको पढ़ के ही जाना है, फैराडे लॉ आपको पढ़ के ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन कटने ही वाला नहीं है, फैराडे लॉ से क्वेश्चन आएगा। फैराडे लॉ से रिलेटेड आपको लेंज लॉ पढ़ के जाना है, एकदम क्वेश्चन फिक्स बनेगा इससे। इस पर न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाना है, जैसे ईएमएफ इक्वल टू ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे जब लेंज लॉ की बात है तो माइनस एन डी फाई बाई डी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, कितने क्वाइल है टर्न के, उसको n से d5 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन कितने टाइम इंटरवल, मतलब n इज इक्वल टू माइनस ई एन डेल फाइव बाई डी टी। लेंज लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द ईएमएफ प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस पे जरूर क्वेश्चन करके जाना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिग टर्म आप लोग थोड़ा सा पहले देख लो, एक किरचॉफ लॉ, अभी हमको याद आ गया किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में दो लॉ होते हैं, एक जंक्शन रूल होता है और एक क्या होता है? पोटेंशियल रूल होता है, जिसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, जिसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। तो किरचॉफ के दोनों लॉ पे न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाना, एकदम क्वेश्चन आना ही आना है, कहीं से कटने वाला नहीं है। इसके बाद हम आएंगे अल्टरनेटिंग करंट पे। करंट हमारे पता है कि दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो टाइम के साथ अपना डायरेक्शन क्या करते हैं? बदल लेते हैं। पोटेंशियल और करंट का जो डायरेक्शन जो टाइम के साथ क्या करे? चेंज करे, हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जैसे फ्लो होता है वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट में जो आपसे पूछेगा, देखो आरएमएस करंट पूछता है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। मीन वैल्यू पूछेगा कि भाई मीन वी, जैसे आई की वैल्यू पूछेगा, आई एवरेज इन फुल साइकिल 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए होता है आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है। आई आरएमएस वैल्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आई आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या होता है। तो देखो किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने मान लो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, दो कुछ समय तक, कितने समय तक? कुछ समय तक हमने क्या किया? 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, तो उसमें कुछ इफेक्ट आया, मतलब कुछ हीट प्रोड्यूस किया। मान लो हीटर का वायर था, रजिस्टर वायर, उसमें 10 वोल्ट का हमने डायरेक्ट करंट दिया, उसने कुछ सेकंड तक, मान लो 5 सेकंड तक उसमें जब हमने दिया तो क्या होगा? वहां से हीट प्रोड्यूस होगा, एक साइकिल के बाद हीट प्रोड्यूस होगा। उतने ही देर तक एसी करंट को हमने फ्लो करा दिया, क्या किया? उतने देर तक हमने एसी करंट को फ्लो करा दिया, ऐसा फ्लो कराया कि उतने ही देर में उतना ही हीट प्रोड्यूस कर दिया, तो हम बोलेंगे इसका जो आरएमएस वैल्यू है वो जितना डीसी फ्लो करा है उसके बराबर है, उसे हम क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब सेम अमाउंट का डीसी करंट फ्लो कराने पर सेम टाइम के लिए जितना वो हीट प्रोड्यूस, अगर दोनों हीट प्रोड्यूस बराबर है तो जितना डीसी करंट में जितना पोटेंशियल और डीसी करंट की वैल्यू जितनी हो वही आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज होता है। क्लियर हो गया बच्चा? एकदम बढ़िया से। तो आईआरएमएस देख लेना एक बार क्लियर करके कि इस पे क्वेश्चन आपको बनेगा, इस पे डेरिवेशन बहुत अच्छे से बनता है। तो 4 टॉपिक है, चारों में तो आप क्लियर कर लेंगे कि आईआरएमएस, आई एवरेज, आई एवरेज फुल साइकिल के लिए, आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए, पूरा क्वेश्चन आपको बन जाता है। उसके बाद अगर फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस की बात होती है तो जब फेजर डायग्राम प्लॉट होता है तो फेजर डायग्राम एल सर्किट के लिए बनता है, सी के लिए और आर के लिए। फिर एलसी के लिए नहीं बनता है, एलसी ऑस्किलेशन हो जाता है, ये एनर्जी का क्या होता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, इस वजह से एक ऑस्किलेशन जनरेट होने लगता है, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, झूला नहीं तो जैसे ऑस्किलेट होती हैं चीजें, इधर से उधर, उधर से उधर, तो इसे हम बोलते हैं एलसी ऑस्किलेशन।
उसके पहले आपको एल सर्किट का पूरा फेजर डायग्राम क्लियर कर जाना है, सी सर्किट का पूरा फेजर डायग्राम और आर सर्किट का फेजर डायग्राम क्लियर कर लेना है। फिर एल आर, सी आर और एल सी आर एकदम अच्छे से, पांचों में से एक क्वेश्चन आपको फिक्स बोर्ड के पेपर में मिलेगा, तुम कहोगे कि हाँ सर कुछ बोले थे, वो पक्का आएगा क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन जब करेंगे एलसी ऑसिलेशन पक्का करके चले जाना। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे आप लोग कि एलसी ऑसिलेशन के बाद, उसके बाद जो एक टर्म आता है आपका आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, उसके बाद एक जो टर्म आता है वो एलसीआर सर्किट के बाद आपको आ जाता है रेजोनेंस कंडीशन। क्या आती है? रेजोनेंट कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एलसीआर के लिए पॉसिबल है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन वो रेजोनेंस कंडीशन कब होता है? जब कोई एलसीआर सर्किट में जब इम्पीडेंस सर्किट का मिनिमम हो। तो एलसीआर सर्किट में मिनिमम कब होगा पता है? जैसे कंडीशन आप लोग देखे होंगे कि अगर एक एल मतलब इंडक्टर, तीन हमें डिवाइसेस मिलेंगे, एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। इंडक्टर में अगर हम डीसी करंट फ्लो करा देंगे तो क्या होगा? इंडक्टर में अगर कैपेसिटर में अगर हम डीसी करंट फ्लो करा देंगे तो क्या होगा? अगर हम कैपेसिटर में डीसी करंट फ्लो करा देंगे तो जीरो हो जाता है। क्या होता है? उसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मतलब वो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कोई करंट ही नहीं फ्लो होता, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब हम एसी करंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पे एक कंडीशन बनती है जिसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन बोलते हैं। इस रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है कि जो एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस आपको अगर आप पढ़े होगे तो क्लियर होगा, नहीं क्लियर हो तो जब हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप लोग क्वेश्चन करना तो उनसे पूछ लेना। तो रेजोनेंट कंडीशन तभी बनता है जब सर्किट का जो इंपीडेंस है वो क्या हो? मिनिमम हो। मिनिमम मतलब Z इक्वल टू R, ये मिनिमम वैल्यू होती है। मतलब जिस कंडीशन में XL बराबर XC के, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू जब बराबर होती है तो इस कंडीशन में एलसीआर सर्किट में मिनिमम इंपीडेंस डेवलप होता है, मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस होता है इस सर्किट में, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। और इस समय जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है F, R इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट LC के बराबर। L मतलब होता है इंडक्टेंस और C मतलब होता है कैपेसिटेंस। अब एक चीज और आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, दिमाग से उतर गया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस L, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी H के बराबर होती है। दोनों की यूनिट हेनरी होती है। पक्का एकदम इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक नंबर में आए, यूनिट पे आए या फिर क्वेश्चन करके आए, तो जरूर इसको एक बार पढ़ के आप लोग चले जाइएगा। ये आपका टोटल था फर्स्ट पार्ट पे एनालिसिस। एक बार आप लोग जितना भी हम बोले एक बार जरूर 2-3 बार आप लोग सुनेंगे तो आपके माइंड में चीजें क्लिक करेंगे। जरूर इस क्वेश्चन को तो एकदम पक्का पढ़ के चले जाइएगा। आपका था फर्स्ट पार्ट में अगर इतने में से अगर 35 में से अगर 34 नंबर का ना, एक नंबर हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन 34 नंबर का इसी में से पेपर में आएगा, एकदम आप लोग लिख के ले लें। तब अगला पार्ट हम कल दे देंगे आप लोगों को वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, और सभी लोग वीडियो को देखें, शेयर करें और पढ़ाई पे जबरदस्त मेहनत करें, क्योंकि आपकी जीत का इंतजार आपके माँ बाप कर रहे हैं, पड़ोसी तो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।